कभी ऐसा हुआ है कि सुबह सोकर उठे और गर्दन ऐसी अकड़ी हुई है कि हिल भी नहीं रही? हाँ बिल्कुल। या फिर घंटों तक लैपटॉप पर काम करने के बाद कंधों में एक अजीब सी जकड़न महसूस होती है? ये तो बहुत आम है। हम सब ने ये महसूस किया है। और जब भी कोई चोट लगती है तो डॉक्टर से लेकर घर के बड़े बुजुर्ग तक सब एक ही सलाह देते हैं, थोड़ा बहुत हिलाते डुलाते रहो, ठीक हो जाएगा। हाँ, मूवमेंट करते रहो। बिल्कुल। लेकिन इस हिलाने डुलाने का असल में मतलब क्या है? क्या बस हाथ पैर घुमाना काफी है? ये बहुत ही आम धारणा है, लेकिन इसके पीछे एक पूरा विज्ञान छिपा है। वो हिलाना डुलाना असल में एक बहुत ही सटीक और नियंत्रित तकनीक है, जिसे फिजिकल थेरेपी की दुनिया में रेंज ऑफ मोशन या रॉम कहा जाता है। रॉम? हाँ, ये कोई भी बेतरतीब हरकत नहीं है, बल्कि ये किसी जोड़ यानी जॉइंट की पूरी संभावित गति, उसके पूरे सफर के बारे में है। अच्छा, तो ये एक तरह से शरीर की इंजीनियरिंग को समझने जैसा है। बिल्कुल। तो आज हम इसी इंजीनियरिंग को डिकोड करने वाले हैं। हमारे पास जो रिसर्च पेपर्स और नोट्स हैं वो इसी विषय की गहराई में जाते हैं कि रॉम असल में है क्या, इसके कितने प्रकार हैं, एक थेरेपिस्ट कब और क्यों किसी खास तरीके का इस्तेमाल करता है, और सबसे जरूरी बात, इसकी सीमाएं क्या हैं। हमारा मिशन है इस विज्ञान को आसान बनाना और ये समझना कि कैसे सही तरह की गति मूवमेंट हमारे शरीर को ठीक होने और बेहतर काम करने में मदद करती है। बिल्कुल। चलिए इस पर विस्तार से चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले सबसे बुनियादी सवाल, रेंज ऑफ मोशन। ये सुनने में थोड़ा भारी भरकम और टेक्निकल लगता है हाँ। अगर इसे किसी आम इंसान को समझाना हो तो कैसे समझाएंगे? इसे बिल्कुल आसान भाषा में समझिए। हर जोड़, चाहे वो आपकी उंगली का हो, कोहनी का हो या कंधे का, उसका एक तय रास्ता होता है जिस पर वो घूम सकता है। ओके। जैसे कोहनी मुड़ सकती है और सीधी हो सकती है, बस यही उसका दायरा है। अच्छा। तो रेंज ऑफ मोशन का मतलब है कि कोई जोड़ अपनी पूरी क्षमता तक कितना घूम सकता है, शुरुआती पॉइंट से लेकर आखिरी पॉइंट तक। और जब हम रॉम की बात करते हैं तो हम सिर्फ हड्डी या जोड़ की बात नहीं कर रहे होते। उस मूवमेंट से उस हिस्से की हर चीज पर असर पड़ता है, मांसपेशियां, लिगामेंट्स, पूरा सिस्टम। हाँ, यहाँ तक कि जोड़ के अंदर का लिक्विड भी। अच्छा, तो ये एक पूरे सिस्टम का मूवमेंट है, सिर्फ एक हिस्से का नहीं। बिल्कुल। हमारे सोर्स मटेरियल में एक और दिलचस्प शब्द का जिक्र है, फंक्शनल एक्सकर्जन। हाँ। ये तो किसी साइफाई फिल्म के नाम जैसा लग रहा है। इसका क्या मतलब है? हाँ, नाम थोड़ा नाटकीय है पर कॉन्सेप्ट बहुत प्रैक्टिकल है। अच्छा। फंक्शनल एक्सकर्जन का मतलब है वो दूरी जो कोई मांसपेशी पूरी तरह खींचने से लेकर पूरी तरह सिकुड़ने तक तय कर सकती है। ओके, खींचने से सिकुड़ने तक। हाँ, इसे समझने के लिए बाइसेप्स का उदाहरण लेते हैं, जो हमारे सोर्सेज में भी दिया गया है। बाइसेप्स एक खास मांसपेशी है क्योंकि ये दो जोड़ों, कंधे और कोहनी को पार करती है। एक मिनट, तो इसका मतलब ये हुआ कि बाइसेप्स की ताकत या हरकत सिर्फ कोहनी मोड़ने पर निर्भर नहीं करती? नहीं, कंधे की पोजीशन का भी उस पर असर पड़ता है? बिल्कुल। और यहीं से दो बहुत ही दिलचस्प स्थितियां पैदा होती हैं। अच्छा। पहली है एक्टिव इनसफिशिएंसी। एक्टिव इनसफिशिएंसी? इसे ऐसे समझिए जैसे आपने एक रस्सी को पूरी तरह खींचकर उसकी एक गठान बना दी हो। अब उस गठान को और छोटा करना नामुमकिन है, क्योंकि वो अपनी आखिरी हद तक पहुंच चुकी है। बिल्कुल। बाइसेप्स के साथ भी यही होता है। अगर आप अपने कंधे को आगे की तरफ उठाएं, कोहनी को पूरा मोड़ें और कलाई को भी बाहर की तरफ घुमाएं, तो आपकी बाइसेप्स पूरी तरह सिकुड़ जाएगी। इस पॉइंट पर वो और ताकत नहीं लगा सकती, वो कमजोर पड़ जाती है क्योंकि वो बहुत ज्यादा छोटी हो गई है। अरे वाह! तो एक मांसपेशी बहुत ज्यादा सिकुड़ने पर कमजोर हो जाती है। ये तो उल्टी बात लगती है। सही बात है। और दूसरी स्थिति क्या है? दूसरी स्थिति ठीक इसके विपरीत है, जिसे पैसिव इनसफिशिएंसी कहते हैं। पैसिव, ओके। ये तब होता है जब मांसपेशी एक रबर बैंड की तरह अपनी पूरी लंबाई तक खिंच जाती है। अच्छा। बाइसेप्स के मामले में अगर आप कंधे को पीछे ले जाएं, कोहनी को सीधा करें और कलाई को अंदर की तरफ मोड़ें, तो बाइसेप्स पूरी तरह खिंच जाएगी। इस हालत में भी वो ठीक से ताकत नहीं लगा पाती क्योंकि वो बहुत ज्यादा खींची हुई है। तो इन दोनों से हमें क्या पता चलता है? इससे हमें ये पता चलता है कि ज्यादातर मांसपेशियां, खासकर वो जो दो जोड़ों पर काम करती हैं, अपनी रेंज के बीच में, मिड रेंज में सबसे ज्यादा ताकतवर होती हैं। उनका एक स्वीट स्पॉट होता है। बिल्कुल, एक स्वीट स्पॉट।
तो मतलब हर मांसपेशी का एक गोल्डीलॉक्स जोन होता है, ना बहुत ज्यादा खिंचा हुआ ना बहुत ज्यादा सिकुड़ा हुआ, बस एकदम सही। हाँ, एक तरह से। ये जानना ही अपने आप में एक आहा मोमेंट है ना? तो ठीक है, अब हमें ये समझ आ गया है कि जोड़ों और मांसपेशियों को उनकी पूरी रेंज में मूव करना क्यों जरूरी है। हमारे सोर्सेज बताते हैं कि इसके लिए अलग अलग हथियार हैं। हाँ, अलग अलग प्रकार हैं। चलिए इन हथियारों के बारे में जानते हैं। हाँ, तो मुख्य रूप से 3 प्रकार हैं और इनका फर्क समझना बहुत जरूरी है। ओके। पहला है पैसिव रोम, जिसे शॉर्ट में प्रॉम कहते हैं। PROM। पैसिव का मतलब है कि मरीज खुद कुछ नहीं कर रहा, मूवमेंट पूरी तरह से किसी बाहरी ताकत से हो रहा है। बाहरी ताकत जैसे कि? वो ताकत कोई थेरेपिस्ट हो सकता है, कोई मशीन हो सकती है, या फिर मरीज का अपना दूसरा हाथ। बिल्कुल, या फिर मरीज का अपना दूसरा हाथ भी जो बीमार हाथ को हिला रहा हो। सबसे जरूरी बात, इसमें मरीज की मांसपेशियों में कोई सिकुड़न या कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो रहा है। 1 मिनट रुकिए, जब आपने ये कहा तो मेरे दिमाग की बत्ती चली। ज्यादातर लोग, मैं भी उनमें शामिल हूं, यही सोचते होंगे कि जब थेरेपिस्ट किसी का हाथ पैर हिला रहा है तो वो स्ट्रेचिंग करवा रहा है। हाँ, ये बहुत आम गलतफहमी है। लेकिन आप कह रही हैं कि ये अलग है। ये तो एक बहुत बड़ी गलतीफहमी हुई। ये एक बहुत ही आम और महत्वपूर्ण गलतफहमी है। प्रॉम और स्ट्रेचिंग, ये नहीं, इसे ऐसे समझना चाहिए कि ये 2 बिल्कुल अलग चीजें हैं। अच्छा, कैसे? स्ट्रेचिंग में हमारा मकसद होता है टिश्यू को उसकी मौजूदा रेंज से आगे ले जाकर उसे लंबा करना। एक सीमा को तोड़ने की कोशिश। सही कहा। जबकि प्रॉम में हम सिर्फ उपलब्ध दर्द रहित रेंज के अंदर ही काम करते हैं। हम किसी भी चीज को जबरदस्ती खींचते नहीं हैं। तो मकसद सिर्फ जोड़ को चलाना है, उसकी क्षमता बढ़ाना नहीं। बिल्कुल। वाह, ये जानना बहुत जरूरी है। एक सिर्फ मौजूदा रेंज में काम करता है, दूसरा रेंज बढ़ाने की कोशिश करता है। ठीक है, ये साफ हो गया। तो दूसरा हथियार क्या है? दूसरा है एक्टिव रोम या AROM। एक्टिव, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, एक्टिव मतलब मरीज खुद काम कर रहा है। इसमें मूवमेंट व्यक्ति की अपनी मांसपेशियों के जोर से होता है, कोई बाहरी मदद नहीं होती। और तीसरा वाला इन दोनों का मिक्स होगा, अंदाजा लगा सकता हूँ। बिल्कुल सही। तीसरा है एक्टिव असिस्टिव रोम यानी AAROM। एक्टिव असिस्टिव, ये तब इस्तेमाल होता है जब मरीज की मांसपेशियां हरकत तो शुरू कर सकती हैं, लेकिन इतनी कमजोर है कि मूवमेंट को पूरा नहीं कर पाती। तो मदद की जरूरत पड़ती है। तब एक थेरेपिस्ट या मशीन बस उतनी ही मदद करती है जितनी जरूरी हो, ताकि मूवमेंट पूरा हो सके। अच्छा, ये एक तरह से ट्रेनिंग व्हील्स लगी साइकिल जैसा है। बिल्कुल सही एनालॉजी है। आप पेडल मार रहे हैं, पर कोई आपको गिरने से बचाने के लिए सहारा दे रहा है। तो हमारे पास अब ये 3 हथियार आ गए हैं, प्रोम, AROM और AAROM। लेकिन एक अच्छा थेरेपिस्ट ये कैसे तय करता है कि किस मरीज पर कौन सा हथियार इस्तेमाल करना है? इसके पीछे की रणनीति क्या है? ये पूरी तरह से मरीज की हालत और इलाज के लक्ष्य पर निर्भर करता है। चलिए पैसिव रोम यानी प्रॉम से शुरू करते हैं। ठीक है। सोर्सेज के मुताबिक प्रॉम का इस्तेमाल तब होता है जब शरीर का कोई हिस्सा बहुत ज्यादा सूजा हुआ या नाजुक हो, जैसे कोई बड़ी चोट या सर्जरी के बाद। हाँ बिल्कुल, आमतौर पर पहले 2 से 6 दिनों में। उस वक्त एक्टिव मूवमेंट मतलब खुद से हरकत करना नुकसान पहुंचा सकता है। इसका इस्तेमाल उन स्थितियों में भी होता है जहां मरीज खुद हिलडुल नहीं सकता, जैसे कोई कोमा में हो या उसे लकवा मार गया हो। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, अगर मरीज खुद कोई मेहनत नहीं कर रहा, मांसपेशियां काम नहीं कर रही, तो असल में फायदा कैसे हो रहा है? अच्छा सवाल है। ये तो बिना मेहनत के फल वाली बात हो गई। आमतौर पर तो हम सुनते हैं नो पेन नो गेन। ये एक शानदार सवाल है, क्योंकि ये प्रॉम के असली मकसद को सामने लाता है। प्रॉम का लक्ष्य मांसपेशियां बनाना या ताकत बढ़ाना है ही नहीं। अच्छा, तो फिर क्या है? इसका सीधा सा मकसद है शरीर को जाम होने से बचाना। जाम होने से मतलब? जब कोई हिस्सा लंबे समय तक हिलता डुलता नहीं है, तो कई बुरी चीजें होती हैं। जोड़ अकड़ जाते हैं, कार्टिलेज मतलब जोड़ों के बीच की गद्दी, उसको पोषण मिलना बंद हो जाता है और वो सूखने लगता है। और कनेक्टिव टिश्यू? वो भी छोटे और सख्त होने लगते हैं। प्रोम इन सभी चीजों को रोकता है। ये एक तरह से उस मशीन को तेल देने जैसा है जो अभी चल नहीं रही, ताकि जब वो चले तो उसके पुर्जे जाम ना हो। बिल्कुल। इसके अलावा ये खून के बहाव में मदद करता है और दर्द को भी कम करता है। अच्छा, तो ये शरीर के सिस्टम को जाम होने से बचाने का एक तरीका है, ये समझ में आता है।
और एक्टिव रोम का इस्तेमाल कब होता है? एक्टिव और एक्टिव असिस्टिव रोम का इस्तेमाल तब होता है जब भी मरीज अपनी मांसपेशियों को थोड़ा बहुत भी सिकोड़ने में सक्षम हो। अच्छा। अगर मांसपेशियां बहुत ज्यादा कमजोर हैं तो AAROM से शुरुआत होती है और जैसे जैसे ताकत आती है मरीज पूरी तरह से AROM करने लगता है। और इसके लक्ष्य क्या हैं? जाहिर है जो फायदे PAROM से मिलते हैं वो तो मिलेंगे ही। बिल्कुल, PROM वाले सारे फायदे तो मिलते ही हैं, लेकिन क्योंकि इसमें मांसपेशियां खुद काम कर रही हैं तो कुछ बहुत जरूरी अतिरिक्त फायदे भी होते हैं। जैसे कि? सबसे पहला, ये मांसपेशियों की लोच और सिकुड़ने की क्षमता को बनाए रखता है। दूसरा, जब मांसपेशी काम करती है तो वो दिमाग को सिग्नल भेजती है। अच्छा, सेंसरी फीडबैक। हाँ, इस सेंसरी फीडबैक से दिमाग और शरीर का कनेक्शन बना रहता है। तीसरा, ये हड्डियों और जोड़ों पर हल्का सा दबाव डालता है जो उन्हें स्वस्थ रखने के लिए जरूरी है। और खून के बहाव का क्या? हाँ, वो बहुत बड़ा फायदा है। ये खून के बहाव को काफी बेहतर बनाता है, जिससे खासकर पैरों में खून के थक्के यानी ब्लड क्लॉट्स बनने का खतरा कम हो जाता है। ठीक है, तो ये एक तरह का रियलिटी चेक है। ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन हाँ, यकीनन इसकी कुछ सीमाएं भी होंगी। ऐसा क्या है जो ये व्यायाम नहीं कर सकते? बिल्कुल, और इन सीमाओं को समझना बहुत जरूरी है ताकि किसी को गलत उम्मीदें ना हो। सही बात है। सबसे पहले पैसिव रोम यानी PROM की बात करते हैं। रिसर्च बहुत साफ तौर पर कहती है कि PROM मांसपेशियों को कमजोर होने या गलने से नहीं रोक सकता, जिसे मसल एट्रोफी कहते हैं। हाँ, क्योंकि मांसपेशियां काम ही नहीं कर रही हैं तो वो समय के साथ कमजोर होंगी ही। साथ ही ये ताकत या सहन शक्ति को नहीं बढ़ाता है। ये एक बहुत जरूरी बात है। मतलब कोई ये सोचकर नहीं बैठ सकता कि थेरेपिस्ट के हाथ हिलाने से उनकी मांसपेशियां मजबूत हो जाएंगी। बिल्कुल नहीं। और एक्टिव रोम की क्या सीमाएं हैं? क्या वो ताकत बढ़ाता है? यहीं पर एक और अहम बात आती है। एक्टिव रोम भी ताकत नहीं बढ़ाता है अगर मांसपेशियां पहले से ही ठीक ठाक मजबूत हों। अच्छा। ये सिर्फ मौजूदा ताकत को बनाए रखने के लिए काफी है। इसे ऐसे समझे, ये आपकी मौजूदा ताकत को जंग लगने से बचाता है। तो ताकत बढ़ाने के लिए क्या चाहिए? ताकत बढ़ाने के लिए मांसपेशियों को किसी प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस के खिलाफ काम करना पड़ता है, जैसे वजन उठाना। वो एक अलग तरह का व्यायाम है। एक्टिव रोम सिर्फ उसी मूवमेंट पैटर्न में आपका कौशल और समन्वय विकसित करता है जिसका आप अभ्यास कर रहे हैं। तो ये मेंटेनेंस का काम ज्यादा करता है ना कि बिल्डिंग का? सही समझे। और इसके खतरों के बारे में क्या ऐसी भी कोई स्थिति है जब रोम बिल्कुल नहीं करना चाहिए? इसका सबसे बड़ा नियम ये है कि रोम तब नहीं करना चाहिए जब ये ठीक होने की प्रक्रिया में रुकावट डाले। जैसे किसी हड्डी के टूटने के तुरंत बाद, जब वो अपनी जगह पर स्थिर ना हो। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प मोड़ है। क्या? हमारे सोर्सेज में साल्टन नामके एक रिसर्चर का जिक्र है जिनके काम ने इस सोच को बदल दिया। अच्छा, कैसे? पहले माना जाता था कि चोट के बाद पूरी तरह आराम करना चाहिए, लेकिन अब रिसर्च बताती है कि शुरुआती नियंत्रित और दर्द रहित गति असल में टिश्यू को तेजी से ठीक होने में मदद करती है। और ज्यादा बेहतर तरीके से? बिल्कुल। तो मतलब पूरी तरह आराम वाला आइडिया पुराना हो गया है। अब आइडिया है सही तरह की हरकत। हाँ, एक तरह से मोशन इज लोशन, पर सावधानी के साथ। बिल्कुल। सावधानी सबसे ऊपर है। सोर्सेज में चेतावनी के संकेत भी बताए गए हैं कि कब मूवमेंट बहुत ज्यादा हो रहा है। क्या है वो संकेत? ये संकेत है दर्द का बढ़ना और सूजन का बढ़ना, जिसमें उस जगह का गर्म होना या लाल होना भी शामिल है। अगर ऐसा हो रहा है तो इसका मतलब है कि आप शरीर पर उसकी क्षमता से ज्यादा जोर डाल रहे हैं। बिल्कुल। एक खास मामले का भी जिक्र है। हार्ट अटैक के बाद मरीजों को बहुत सावधानी से डॉक्टरों की निगरानी में एक्टिव रोम कराया जाता है। जैसे एड़ी पंजे चलाना। हाँ, ताकि खून के थक्के ना बने। ये सब थ्योरी सुनने में तो बहुत अच्छी लग रही है, पर असल में क्लिनिक में ये होता कैसे है? क्या थेरेपिस्ट बस मरीज का हाथ पकड़कर हिलाना शुरू कर देता है, या इसके पीछे भी कोई विज्ञान है? नहीं, ये एक बहुत ही सोची समझी प्रक्रिया है। इसका एक पूरा प्रोटोकॉल होता है। अच्छा। सबसे पहला कदम है जांच और मूल्यांकन। थेरेपिस्ट मरीज की हालत को अच्छी तरह से जांचता है, उसकी सीमाओं को समझता है और फिर तय करता है कि इन तीनों में से कौन सा ROM सबसे सही रहेगा। पैसिव, एक्टिव असिस्टिव या एक्टिव? हाँ। योजना बनाने के बाद क्या होता है? इसके बाद आती है मरीज की तैयारी। थेरेपिस्ट मरीज से बात करता है, उसे पूरी प्रक्रिया समझाता है ताकि मरीज डरे नहीं और रिलैक्स रहे।
ये सुनिश्चित किया जाता है कि मरीज आरामदायक स्थिति में लेटा या बैठा हो और उसके शरीर को सही जगह पर तकियों वगैरह से सहारा दिया गया हो। और फिर असली तकनीक? वो कैसी दिखती है? तकनीक का मूल सिद्धांत है नियंत्रण और सहजता। थेरेपिस्ट उस अंग को सही तरीके से पकड़ता है, आमतौर पर जोड़ के ऊपर और नीचे, ताकि उसे पूरा सहारा मिले। ओके। फिर बहुत धीरे धीरे एक लय में उस अंग को उसकी पूरी दर्द रहित रेंज में घुमाया जाता है। यहाँ दर्द रहित शब्द सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, जरा भी जबरदस्ती नहीं की जाती। अगर जबरदस्ती की गई तो वो स्ट्रेचिंग बन जाएगी, जो एक अलग तकनीक है और शायद उस समय नुकसानदेह हो। और इसे कितनी बार दोहराते हैं? आमतौर पर हर मूवमेंट को 5 से 10 बार दोहराया जाता है। तो ये वाकई एक कला और विज्ञान का मेल है, सिर्फ किसी अंग को आगे पीछे हिलाना नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो दर्द रहित रेंज वाली बात सच में गोल्डन रूल लगती है। इसका मतलब है कि शरीर की सुनने की जरूरत है और उसकी सीमाओं का सम्मान करना है, उसे जबरदस्ती धकेलना नहीं है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। तो आज की इस पूरी चर्चा को समेटते हैं। हमने एक बहुत ही सरल से विचार से शुरुआत की थी कि ठीक होने के लिए मूवमेंट जरूरी है। लेकिन अभी साफ है कि ये एक बहुत गहरा और विस्तृत विज्ञान है। हमने सीखा कि रेंज ऑफ मोशन कोई एक चीज नहीं है, बल्कि ये एक पूरा स्पेक्ट्रम है। बिल्कुल, पूरी तरह से पैसिव मूवमेंट से लेकर पूरी तरह से एक्टिव मूवमेंट तक। और इस स्पेक्ट्रम के हर हिस्से के अपने खास लक्ष्य, फायदे और सीमाएं हैं। बिल्कुल, सबसे बड़ा टेकअवे यही है कि मूवमेंट जब सही तरीके से, सही समय पर और सही मात्रा में इस्तेमाल किया जाए तो ये एक शक्तिशाली दवा की तरह काम करता है। ये लंबे समय तक एक जगह पड़े रहने के बुरे प्रभावों को रोक सकता है, हीलिंग प्रोसेस में मदद कर सकता है और शरीर को काम करने लायक बनाए रख सकता है। हाँ, लेकिन ये कोई जादू की छड़ी नहीं है। जैसा हमने देखा, पैसिव मोशन आपकी मांसपेशियां नहीं बनाएगा, और एक्टिव मोशन जरूरी नहीं कि आपको और मजबूत बनाए। बिल्कुल, ये सही काम के लिए सही औजार इस्तेमाल करने जैसा है। हमारे सोर्सेज में एक आखिरी बात का जिक्र था, फंक्शनल पैटर्न में रॉम करना। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। यानी वो गतियां जो हम रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं, जैसे कंघी करना या कप उठाना। और ये हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल के साथ छोड़ जाता है। हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में अपने शरीर की उपलब्ध रेंज ऑफ मोशन का कितना हिस्सा इस्तेमाल करते हैं? बहुत अच्छा सवाल है। क्या हम अपने कंप्यूटर, अपनी कुर्सी और अपनी आदतों की वजह से धीरे धीरे चुपचाप अपनी पूरी प्राकृतिक रेंज खोते जा रहे हैं? सोचने वाली बात है। अगली बार जब शरीर में अकड़न महसूस हो